Hello students, so let us start the class. लास्ट क्लास में फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंसेस और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हमने किए थे, अब उससे आगे चलते हुए जो अगला टॉपिक है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस है, ये आपने पहले 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा हुआ है कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस हो सकता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो वो हम बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने सबने वो चीज पढ़ी हुई है। वो कह रहे हैं उससे पहले क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये। पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो, कह रहे कि टू इक्वल वायर्स ऑफ डायामीटर्स ऑफ रेजिस्टिविटी रो वन एंड रो टू and length L1 and L2 respectively are joined in series, the equivalent resistivity of this combination। यानी बेटा आपके पास दो वायर्स हैं यार, दोनों का डायामीटर सेम होने का मतलब क्या हुआ, दोनों का एरिया सेम है ना। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन तो किया था लेकिन उसमें लेंथ क्या थी, सेम थी। यहां पर लेंथ अलग अलग है, इसकी लेंथ L1 है और रेजिस्टिविटी रो वन है। एक दूसरा वायर है, इसका एरिया ए है बच्चे, रेजिस्टिविटी रो टू और लेंथ L2 है। इन दोनों को आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया बेटा। जब आप सीरीज में कनेक्ट कर दोगे तो एरिया तो टोटल वही रह जाएगा, रो इफेक्टिव लेटेस्ट से रो है, और जो टोटल लेंथ है वो L1 प्लस L2 हो जाएगी इस बार। क्लियर है? तो जो सीरीज में जब आप कनेक्ट करेंगे तो जो आर इफेक्टिव है वो आपको पता है वो कितना होता है बेटा, वो R1 प्लस R2 होता है। कितना होता है वो, R1 प्लस R2 होता है आपका। तो R इस वाले का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो कितना है, रो L इज L1 प्लस L2 और एरिया उतना ही रहा जितना पहले था। इट इज इक्वल टू R1 कितना है बेटा आपका, रो वन L1 डिवाइडेड बाई ए प्लस रो टू L2 डिवाइडेड बाई ए। तो ए और ए कैंसिल आउट and from here we will get rho equals rho 1 L1 plus rho 2 L2 divided by L1 plus L2। So rho 1 L1 plus rho 2 L2 divided by L1 plus L2, option A is the correct answer to this question। तो ये इस तरीके से कोई भी इफेक्टिव, देखो आप यहाँ पे अगर वो रेजिस्टिविटी पूछे तो कंडक्टिविटी भी पूछ सकता है, तो कंडक्टिविटी अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर लेंगे इसको। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर की अगर आप बात करें तो बहुत डिटेल में हमें बहुत सब चीजें पता है, थोड़ा सा उसको ओवरव्यू कर लेते हैं फटाफट से। अगर बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की पहचान क्या है, कि कोई भी दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस आपके सीरीज में होंगे, ये आपको कैसे पता लगेगा। तो सबसे खास पहचान और एक ही पहचान है, इसके अलावा और कोई पहचान भी नहीं है। दे मस्ट बी कनेक्टेड एंड टू एंड, दे मस्ट बी कनेक्टेड एंड टू एंड कनेक्टेड होने चाहिए। अब आप कहोगे सर एंड टू एंड का मतलब एक खत्म हुआ अगला वहीं से शुरू हो गया, उससे अगला फिर उसके खत्म होते ही स्टार्ट हो गया, यानी कि लाइक दिस। जो मर्जी शेप हो, मैं आपको बता रहा हूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे ये शेप ले लो चाहे ये शेप ले लो, जहां मर्जी उसको टर्न कर लीजिएगा आप। पहला खत्म, दूसरा वहीं से शुरू, तीसरा वहीं से शुरू, चौथा वहीं से शुरू। ये एंड टू एंड कनेक्शन है। एंड टू एंड कनेक्शन का मतलब ये कैसा कॉम्बिनेशन है बच्चों, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, यानी कि सब के सब जो भी रेजिस्टेंसेस होंगे सब सीरीज के अंदर हैं। अगर आपके रेजिस्टेंसेस सीरीज में है, इफ रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज,
इफ रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज, उल्टा ट्रू नहीं है बच्चों, ध्यान रखना। अगर सीरीज में है तो ही जो बातें लिख रहा हूं वो हो पाएंगी, उल्टा ट्रू नहीं है। तो क्या होगा, करंट थ्रू ऑल द रेजिस्टेंसेस विल रिमेन सेम। करंट बेटा सभी रेजिस्टेंसेस से सेम होगा, सभी से सेम करंट फ्लो करेगा। जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो आपका बेटा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, या जिसको आप वोल्टेज ड्रॉप कहते हो, वो वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस अलग अलग होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा आपका। क्लियर? क्लियर है? पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। अब अगर मैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस की बात करूं तो बेटा R इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। यानी कि अगर क्या हुआ, ए एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस, अगर आपके पास एन आइडेंटिकल रजिस्टर्स हैं बच्चों, और उन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस को आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, आपने उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। और ये आपको n टाइम्स जोड़ना पड़ेगा, ऐसा ही होगा, आपको वो n टाइम्स जोड़ना पड़ेगा। तो बेटा जब आप R को n टाइम्स जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, n इंटू आर। अरे 5 को अगर 10 बार जोड़ना हुआ तो व्हाट वी यू विल डू, आप 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे यार। तो यहां से जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आया आइडेंटिकल रेजिस्टेंस के केस में, वो आ गया n इंटू आर। वो क्या आ गया, n इंटू आर। ये मुझे डायरेक्टली याद हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खास बात इसको लेकर के बेटा, कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा ना, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा, कि वो सारा कॉम्बिनेशन जो काम करेगा वही काम कौन कर देगा, अकेला वो एक रेजिस्टेंस काम कर देगा ना। यानी कि मान लो कि 10 रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं, आपने उसका इक्विवेलेंट निकाल लिया, तो वो अकेला वही काम कर देगा उस सर्किट में जो वो सब 10 के 10 मिलके करते थे। तो यानी कि यहां पर आप एक बात देखिए कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा बच्चे, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा आपका, वो क्या होगा, दैट इज ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। किसी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। क्या मतलब हुआ इसका, क्या मतलब हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल आपने सीरीज में क्या कनेक्ट किया, लेट अस से कि आपने 3 रेजिस्टेंसेज ले लिए, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया बच्चों, वो कितना आया, 1 प्लस 2 प्लस 3, दैट इज 6 ओम। ये जो 6 ओम आपका आया, ये 6 ओम 1 ओम से भी बड़ा है, ये 2 ओम से भी बड़ा है, ये 3 ओम से भी बड़ा है। यानी कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, हमेशा कोई बड़े से बड़ा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ले लीजिए, उससे क्या मिलेगा आपको, बड़ा ही मिलेगा। क्या होगा, उससे आपको हमेशा बड़ा ही मिलेगा। डन। तो यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। अच्छा, अगर सीरीज रेजिस्टेंस बढ़ रहा होगा तो जो करंट है पहले के मुकाबले क्या होगा, कम होगा। अरे कम होगा भाई, आप देखो कि हमेशा I इज इक्वल टू, आप क्या लिखते हो, I इज इक्वल टू V अपॉन आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट बढ़ाया,
करंट घटा क्योंकि वोल्टेज सोर्स तो सेम ही रखा है, बैटरी तो सेम ही रखी हुई है आपने। क्लियर होगी ये बात? करंट कम होगा तो यानी कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कम हो रहा होगा। समझ में आ गई बात बेटा? जिस रजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? वो ज्यादा होगा हमेशा। तो दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहां पर बेटा जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर के। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चों आप क्या लिख सकते हो भाई? आप ये लिख सकते हो कि V1 बाय V2 इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय R2। सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा लिखा जा सकता है। क्लियर है ये चीज? डन। ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया आपका। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ रहा होगा। एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेज अगर सीरीज में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज एन इंटू आर। और आप अगर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना चाहें तो R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन अप टू जितने भी रेजिस्टेंसेज हैं वो सब। पहचान क्या है? दे मस्ट बी कनेक्टेड एंड टू एंड। डन। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग पैरेलल कॉम्बिनेशन बेटा। अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें, पैरेलल कॉम्बिनेशन की पहचान क्या है? जो आपके रजिस्टर्स हैं बच्चों, रजिस्टर्स मस्ट बी कनेक्टेड, मस्ट बी कनेक्टेड बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स। दो कॉमन पॉइंट्स जो होंगे बेटा, या आप दो कॉमन एंड्स कह लीजिए, उन दोनों कॉमन एंड्स के बीच में कनेक्टेड होंगे। उन दोनों कॉमन एंड्स के बीच में कनेक्टेड होंगे। क्या मतलब हुआ कि फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए फिक्स कर लिया, ये पॉइंट आपने बी फिक्स कर लिया। पहला रजिस्टर है वो ए से शुरू हुआ और बी पर खत्म हो गया। दूसरे वाला बेटा ए से शुरू हुआ बी पर खत्म हो गया, ए से शुरू हुआ बी पर खत्म हो गया। जितने भी रजिस्टर्स हैं, जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं, वो सब एक पॉइंट से शुरू होंगे, दूसरे पर खत्म होंगे। उन दोनों रेजिस्टेंस, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जितने भी रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं वो सब के सब कहाँ होंगे? वो सब के सब पैरेलल होंगे। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, आपको सर्किट में किन दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस सॉल्व करना है या चाहिए, वो दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो दो पॉइंट्स बदल दिए ना, यानी कि आपसे कहा तो था ए और बी के बीच में निकालें, लेकिन आपने वो दो पॉइंट्स बदल दी, वो जो मर्जी पॉइंट्स के बीच में निकाल दी, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, आप गलत ट्रैक पर चले जाएंगे। तो सर लेकिन हमेशा तो क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा कि किन दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें। तो जिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? जिन दो पॉइंट्स के बीच में बैटरी कनेक्टेड है, जिन दो पॉइंट, ये जो मैं दो पॉइंट लिखता हूं ना, चाहे वो सीरीज में लिखूं चाहे पैरेलल में लिखूं, यानी कि उन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या कनेक्ट कर दिया गया है? बैटरी कनेक्ट कर दी गई है। क्या कनेक्ट कर दी गई है? बैटरी कनेक्ट कर दी गई है। उस बैटरी के रेस्पेक्ट में अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा ये बताना है। अगर मैं वो पॉइंट बदल दूंगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो ये R1 R2 और R3 यहां पैरेलल में होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, if registers are in, if registers are in parallel, अगर बच्चों ये पैरेलल में है, अगर ये पैरेलल में है तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या होगा समझो। पहली बात, पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप सभी के अक्रॉस क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। लेकिन जो करंट है आपका इलेक्ट्रिक करंट बच्चे,
वो इलेक्ट्रिक करंट अलग अलग रेजिस्टर्स में अलग अलग होगा, लेकिन सबके अक्रॉस पोटेंशियल क्या रहने वाला है, वो सेम रहने वाला है। यहां पर बच्चों जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका आएगा पैरेलल में, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। रेसिप्रोकल का सम होगा, रेसिप्रोकल का सम होगा। और बच्चों यहां अगर आपने क्या कर दिया, अगर यहां पे n आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस, n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, n identical resistors are connected in parallel, अगर आपने उनको पैरेलल में कनेक्ट किया है तो बेटा देखो उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आएगा, 1/RP इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R एंड सो ऑन। और ये अप टू कितने टाइम्स चलने वाला है, ये अप टू n टाइम्स चलने वाला है। बिल्कुल उसी तरीके से बेटा 1/RP इज इक्वल टू 1/R को n टाइम्स जोड़ोगे तो n मल्टीप्लाई बाई 1/R आ जाएगा। और यहां से RP इज इक्वल टू कितना आ गया, R डिवाइडेड बाई n आ गया, R डिवाइडेड बाई n। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो किसी भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या रहेगा, कम रहेगा। यानी कि सबसे छोटा जो रेजिस्टेंस है उससे भी कम रहेगा। यानी कि पैरेलल के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होने वाला है, वो डिक्रीज होने वाला है, वो घटने वाला है, घटेगा हमेशा। क्लियर है? क्या मतलब हुआ इसका, ये समझो आप कि सर आप ऐसे समझिए एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम। ये तीन रेजिस्टेंसेस हैं, आपने इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो बेटा अगर आप इनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। तो 1/R इज इक्वल टू, दिस इज 6 प्लस 3 प्लस 2। तो आपने जब सॉल्व किया तो ये आया 6 डिवाइडेड बाई 11। यानी कि ये अप्रोक्सीमेटली अगर बात करूं तो 0.54 कुछ आ गया यार। आप देखो कि 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम में सबसे छोटा रजिस्टर कौन सा है, 1 ओम का है। ये वैल्यू 1 ओम से भी कम है। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जितने ज्यादा पैरेलल में कनेक्ट करते जाओगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता चला जाएगा, और डिक्रीज होता चला जाएगा, और डिक्रीज होता चला जाएगा, कीपिंग वोल्टेज सेम। इसलिए अपने घरों में जो सप्लाई है सारी की सारी डोमेस्टिक सप्लाई जो है वो सारी की सारी कैसी है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। क्योंकि घरों में जितने भी अप्लायंसेस आपने लगाए हुए सब किस पर काम करने वाले हैं, सेम वोल्टेज 220 वोल्ट पर काम कर रहे हैं। वो कब पॉसिबल है, जब पैरेलल में है। सीरीज में लगा दूंगा तो सबको वोल्टेज भी उतनी नहीं मिलेगी, लेकिन रेजिस्टेंस भी सर्किट का क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और बढ़ जाएगा तो बिजली का बिल भी ज्यादा आएगा। और कब ज्यादा आ रहा है, जब सारे के सारे जितने भी अप्लायंसेस है वो प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए इन सबको कैसे कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है बेटा। तो एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस अगर आप पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम होगा, और आइडेंटिकल है तो R बाई एन हो जाएगा बेटा। अच्छा एक चीज और कि सर यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर आपका वोल्टेज तो सेम रहेगा, करंट डिवाइड होने वाला है। तो वी आर हैविंग करंट डिवाइडिंग रूल, करंट डिवाइडिंग रूल। करंट कैसे डिवाइड होगा, ये देखो बेटा आप, करंट कैसे डिवाइड होगा। लेट अस कंसीडर ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टेंसेस।
भाई यहां पर आपके पास टोटल करंट बेटा कितना आया, टोटल करंट आई आया। कितना आया टोटल करंट, आई आया। टोटल करंट आई अगर आया, ये R1 और ये क्या है R2। अब करंट यहां डिवाइड होगा, इधर कितना करंट चला जाएगा I1 और इधर कितना करंट चला जाएगा I2। अब करंट क्या कैसे डिवाइड होगा ये समझे जरा, कि अगर आपको I1 चाहिए तो I1 विल बी इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट। अभी बताएंगे रिजल्ट कैसे आया, अल्टीमेटली याद भी रखना है, बता भी देंगे कैसे आया। I2 अगर आपको चाहिए, I2 विल बी इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट। ये आया, कैसे आया ये आपको अब जरा बता देता हूं, देख लीजिएगा। अच्छा, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, सेम है पोटेंशियल ड्रॉप। अच्छा, एक चीज ये भी है कि सर I इज इक्वल टू क्या है, I1 प्लस I2 है। I करंट ही तो डिवाइड हो रहा है यार। अच्छा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, I1R1 V इज इक्वल टू IR, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है I2R2। मैं कहता हूं I1 की वैल्यू पुट कर दो यार यहां पर। I1 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, I2R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस I2। जब आप यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट I2 इज इक्वल टू R1I डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, एंड सिमिलरली यू कैन सॉल्व फॉर I1। ठीक है, करें, नोट करें जल्दी से। तो दिस इज करंट डिवाइडिंग रूल। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पता क्या आ जाता है, बहुत ज्यादा बार पूछ लेते हैं कि आपके पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है कई एग्जाम्स में, कि n आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेज हैं बेटा आपके पास, n आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेज हैं। अगर आपने उनको सीरीज में कनेक्ट किया है और एक बार आपने उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो ये रेशियो किसके बराबर आने वाला है। तो मुझे लगता नहीं कि कुछ भी मुश्किल है इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि आर सीरीज अपॉन आर पैरेलल की अगर आप बात करें तो बेटा आर सीरीज तो कितना होगा एन आर, और आर पैरेलल क्या होगा आर बाई एन। इट इज इक्वल टू एन स्क्वायर, इट इज इक्वल टू एन स्क्वायर, दैट्स ऑल। समझ में आया। क्वेश्चन पता है ऐसे पूछ सकता है, ये मैं जरा आपसे ऐसे पूछ लेता हूं, अभी दिमाग में आया कि आर सीरीज और आर पैरेलल आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट किया और ये रेशियो 25 आया आपके पास, ये रेशियो क्या आया 25। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि हाउ मेनी आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस वर देयर, हाउ मेनी आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस वर देयर, कितने आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस थे, बताओ बेटा कितने। 5 है यार, भाई ये एन स्क्वायर ही तो 25 है, तो एन की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, और एन क्या था कितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस हैं। ये क्वेश्चन तो चला ही आ रहा है ना यार, ये तो वर्षों से चला आ रहा है, कभी कुछ नया भी तो पूछ सकता है, वो ऐसे पूछ लेगा। अरे आई बात समझ में, कुछ नया नहीं था, वही किया हुआ था, लेकिन हल्का सा एक कदम आगे सोचना था। तो क्या आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में आ गया। तो यानी कि समहाउ सर अगर ऐसा करना होगा कि मुझे रेजिस्टेंस बढ़ाना होगा, तो क्या होगा,
मुझे सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। समहाउ अगर मुझे कम करना होगा तो पैरेलल में। चलो मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। हालांकि मैंने सोचा था कि आज की क्लास में कुछ बहुत ज्यादा चीजें करेंगे, बट चलो पहले यहीं से छोटी छोटी चीजें पूछ ले। एक क्वेश्चन ये है आपके पास कि आपके पास रेजिस्टेंसेज हैं, एक है 6 ओम, एक है 3 ओम और एक है 4 ओम। 3 रेजिस्टेंसेज हैं आपके पास। या ऐसे करो कि ये बाद में करते हैं, 1 मिनट के लिए रुको। आप यूं मानो आपके पास 3 रेजिस्टेंसेज हैं। उन 3 रेजिस्टेंसेस की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। अभी एक बार के लिए तो 3 रेजिस्टेंसेस, 3 इक्वल रेजिस्टेंसेस ले लीजिए आप। 3 इक्वल रेजिस्टेंसेस हैं आपके पास। आपके ऊपर फ्रीडम है कि आप उनको जैसे मर्जी कनेक्ट कर सकते हो। तो क्या क्या पॉसिबल रेजिस्टेंसेस हो सकते हैं। तो भैया एक पहली पॉसिबिलिटी तो क्या हो सकती है, आपने उन तीनों को सीरीज में जोड़ दिया 3R। दूसरा बताओ बेटा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, तीनों को पैरेलल में जोड़ दिया R/3। R/3 से कम रेजिस्टेंस हो सकता है क्या? R/3 से कम रेजिस्टेंस हो सकता है क्या? इसका नहीं हो सकता। 3R से ज्यादा हो सकता है क्या? वो भी नहीं हो सकता। और तीसरी पॉसिबिलिटी बेटा ये बन सकती है, सुनो। आजकल ये जेईई मेंस में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं इस टाइप के। ये आर, ये आर, ये आर और आर पैरेलल में R/2। भाई एक चीज और ध्यान रखना बेटा, मैं चलो यहाँ पे बता देता हूँ आपको। यहाँ क्या, यहाँ बता देते हैं, कहीं बता देंगे, अभी बता देंगे कि अगर 2 रेजिस्टेंसेस, नोट कर लें यहाँ पर, हालांकि कुछ नया नहीं है। इफ R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, अगर R1 और R2 पैरेलल में है बच्चों, तो यार इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा ना, उन दोनों रेजिस्टेंसेस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय इन दोनों रेजिस्टेंसेस का सम। आप कहोगे हो ये तो बहुत जादू वाला काम कर दिया सर ने, कैसे डायरेक्ट? अरे कुछ भी नहीं किया, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 को सॉल्व कर लो यार। तो रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। दोनों रेजिस्टेंसेस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों रेजिस्टेंसेस का सम, ये आ जाएगा आपका आर इक्विवेलेंट। यहाँ आओ, वापिस आओ, ये यहां पर तो आइडेंटिकल वाला फॉर्मूला लगा दो। R/n, n की वैल्यू क्या है 2R/2, R/2 प्लस R, 3R/2। यानी कि सर यहां कितना आ गया 3R/2। क्या इसके अलावा भी और कोई संभावना बन सकती है क्या? क्या इसके अलावा इन 3 रेजिस्टेंसेस का और कोई कॉम्बिनेशन बन पाएगा क्या? बोलो बोलो, केशव बताओ बेटा। क्यों नहीं बन पाएगा यार, ये बना बनाया है यार। ये लो, ये आर और ये लो, क्या ये कॉम्बिनेशन नहीं है क्या? आर और आर सीरीज में 2R और आर आपस में पैरेलल, 2R/3 कितना आ गया 2R/3। 3 आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस के 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 4 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ सकते हैं। क्या क्या आ सकते हैं? 3R, R/3, 3R/2, 2R/3। ये इंटरचेंज हो रहा है बस, और ये दोनों तो मुझे पता ही है। तो एक बात तो ये ध्यान रहे किसी भी क्वेश्चन के अंदर कि सीरीज से ज्यादा नहीं बनेगा और पैरेलल से कम नहीं बनेगा कभी भी। और अगर दो पैरेलल में है तो डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग। क्लियर है ये चीज? और बार बार आपको एक बात बता रहे हैं, ऑल दो जब हम क्वेश्चन अभी करेंगे, जब हम ध्यान भी रखेंगे कि जिन 2 पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, वो 2 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वो 2 पॉइंट्स को अलग से लेकर के चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये लो, अलग से डिजाइन बना करके चलेंगे। डन? इज इट क्लियर टू यू?
क्या सीरीज और पैरेलल क्लियर है? बहुत अच्छे से। अभी क्वेश्चन करेंगे जब, और इन पे सब पे क्वेश्चन एक साथ ही करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट, और इसको कह सकता हूं मैं कॉन्सेप्ट ऑफ, बोलो बेटा, ये हमने पहले किया भी है। कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो रेजिस्टेंस वायर, ये शायद हमने कैपेसिटर वाले चैप्टर में किया था। फटाफट से रिव्यू कर देता हूं आपको। जीरो रेजिस्टेंस वायर वाला पार्ट देखो बच्चों, यार नाम ही पता है जीरो रेजिस्टेंस वायर। जीरो रेजिस्टेंस वायर का मतलब एक ऐसा वायर जिसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जिसका आर क्या होगा, जीरो। तो उसका फायदा क्या हुआ सर? ये आपने एक वायर ले लिया जिसका रेजिस्टेंस जीरो है, इससे करंट आई गया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, आई मल्टीप्लाई बाई जीरो आएगा सर, और वी बराबर जीरो आएगा सर। यानी कि बच्चों जो आपका जीरो रेजिस्टेंस वायर है उसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होने वाला। देयर इज नो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द जीरो रेजिस्टेंस वायर। कोई ड्रॉप नहीं होगा, नो पोटेंशियल ड्रॉप, नो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस जीरो रेजिस्टेंस वायर। इसको शॉर्ट करना भी कह देते हैं बच्चों। डन। नो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस जीरो रेजिस्टेंस वायर। तो फिर सर करूं क्या? ऐसे जो भी पॉइंट्स हैं जिनको आपने जीरो रेजिस्टेंस वायर से जोड़ा है, वो पॉइंट सब क्या हो जाएंगे, सेम पोटेंशियल पर हो जाएंगे। और हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में पोटेंशियल इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से पॉइंट्स जो सेम पोटेंशियल पे होंगे आप उनको एक साथ क्लब कर सकते हो। इसका मैं आपको एक छोटे सा एग्जांपल के साथ बताता हूं, एक छोटी सी चीज। देखो बेटा, पहले एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं आपका, कि सर ये लो, हालांकि ये सब किया हुआ है मैंने, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया है आपसे। आपको एक बात बता देता हूं भैया, आपको एक बात बता देता हूं, करंट फॉलोज लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ, लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। करंट वो पाथ फॉलो करेगा जिसमें सबसे कम रेजिस्टेंस होगा, हमारी तरह ही, है ना। जैसे अभी नीट का एग्जाम हुआ तो बहुत लोगों ने कौन सा पाथ फॉलो किया, लीस्ट रेजिस्टेंस वाला। पेपर मिल गया, है ना, आज पेपर मिल गया कल पेपर लिखाए, वो आसान तरीका था। करंट भी ऐसा ही करेगा, वो लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करेगा। लीस्ट रेजिस्टेंस का मतलब समझिए बच्चों आप, कि दो रेजिस्टेंसेस अवेलेबल हैं पैरेलल में, तो वो पाथ से ज्यादा करंट जाएगा जिसमें जिसमें जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, वहां से करंट ज्यादा जाएगा। ऐसा नहीं कि सारा चला जाएगा, लेकिन क्या होगा, मैक्सिमम करंट वहां से जाने की कोशिश करेगा। यहां पर अगर मैं बात करूं तो इसको कहते हैं कि मैंने शॉर्ट कर दिया। क्या कर दिया? इसको मैंने शॉर्ट कर दिया। अब इसको मैंने शॉर्ट कर दिया ना भाई, इसको मैंने शॉर्ट कर दिया। ये जो पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, तो ये भी ए पॉइंट बन गया। जब तक कोई ड्रॉप नहीं होगा उन सभी पॉइंट्स का नाम एक ही रहेगा। ये ए है तो ये भी ए ही रहेगा। चलो, ये वाला भी क्या हो गया, बी हो गया। अब एक बात बताओ, जब मैं यहां से यहां तक पहुंचा, क्या रास्ते में कोई पोटेंशियल ड्रॉप हुआ क्या? कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ। कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ, तो इसका मतलब जो आपका ए पॉइंट है और जो आपका बी पॉइंट है, दे आर एट सेम पोटेंशियल, दे आर एट सेम पोटेंशियल। वो सेम पोटेंशियल के ऊपर है बच्चों।
कहां पर है, सेम पोटेंशियल। और सेम पोटेंशियल पे तो उनको एक साथ ही लिख दो। अरे इसको कैसे लिखोगे गुरुदेव, ए और बी दोनों एक ही साथ आ गए, आप लिख ही नहीं पाओगे, रेजिस्टेंस आ ही नहीं पाएगा। दिस रेजिस्टेंस बिकम्स इनवैलिड। ये क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। ए और बी के बीच में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, ए और बी के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। आई कुछ बात समझ में आपको? क्या ये जीरो रेजिस्टेंस वायर का कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या आपको? एक और छोटे से एग्जांपल के साथ समझाता हूं आपको, क्योंकि आजकल बड़े क्वेश्चंस आते हैं इस पर। ये R1, ये R2 और ये R3, ये लो, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट। मुझे तो ये बता दीजिए आर ए बी का मतलब होगा कि आप मुझे ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दीजिए। अगर डायरेक्टली ऐसे कनेक्ट कर दिए हैं तो बेटा ये वाला रेजिस्टेंस भी और ये वाला रेजिस्टेंस भी, ये दोनों रेजिस्टेंसेस क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, शॉर्ट हो गए, डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली ध्यान रहे। तो फिर क्या बच गया आपके पास, R3 बच गया सिर्फ। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, R3। ये तो मैंने लॉजिक से सीख लिया, लेकिन सर गड़बड़ हो तो अरे कोई बात नहीं, ये ए पॉइंट, ए पॉइंट, ए पॉइंट, ए पॉइंट, ए पॉइंट, ए पॉइंट, ये भी क्या हो गया, ए पॉइंट। तो सर ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, मैं अलग तरीके से करके दिखा रहा हूं। और दूसरा आपका बी पॉइंट है, R1 और R2 किन दो पॉइंट्स के बीच में है, ए पॉइंट्स के बीच में, तो दोनों ए के बीच में तो इनवैलिड हो गए। चलो R3 किस किस के बीच में है, ए और बी के बीच में, ये रहा ए और ये रहा बी। ये जो मैं टेक्निक कर रहा हूं रीड्रॉ करने की, इस चैप्टर के अंदर रीड्रॉ करने की टेक्निक आनी चाहिए, समझ जाना। अगर कोई क्वेश्चन में हल्का सा दिमाग लगाने से, थोड़ा सा सोचने से अगर बात नहीं बन पा रही है, तो वो 100% क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, वो रीड्रॉ टेक्निक से सॉल्व होगा। आपको रीड्रॉ करना पड़ेगा सर्किट, तब जाकर के कुछ वो सिंप्लीफाइड वर्जन दिखेगा आपको उसका। और एक छोटा सा एग्जांपल कर लो भाई, और एक छोटा सा एग्जांपल कर लो। ये सब हालांकि हमने पहले किया हुआ है। ये R1, ये R2, ये R3, ये पॉइंट आपका ए और ये पॉइंट आपका बी। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे कि जैसे आपने ये वाला और इससे पिछले वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली दो रेजिस्टेंसेस को इनवैलिड कर दिया था, क्या यहां पे कर दूं, क्या R1 को इनवैलिड कर दूं? डायरेक्टली कनेक्टेड ही नहीं है भाई इसके बीच में, R2 को कर दूं? नहीं, सेम वायर से कनेक्ट होने चाहिए, नहीं हो रहा, क्या करना पड़ेगा? अच्छा सीरीज पैरेलल दिख रहा है क्या कुछ? सीरीज पैरेलल भी नहीं दिख रहा, डायरेक्टली भी शॉर्ट नहीं हो रहा, क्या किया जाना चाहिए? रीड्रॉ करना चाहिए। मैं फंस गया हूं तो फंसते ही क्या कर दो, रीड्रॉ कर दो, रीड्रॉ कर दो। ये रीड्रॉ करने की टेक्निक अगर, और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप तो बहुत सिंपल से नेटवर्क पढ़ रहे हैं, है ना। जब आप इंजीनियरिंग करेंगे इलेक्ट्रिकल के अंदर, तो आप, या जब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे तो और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क पढ़ेंगे, और वो क्वेश्चन कब सॉल्व हो पाएंगे, जब आप रीड्रॉ करने की टेक्निक जितनी आसानी से सीख लेंगे तभी बात बनेगी वो। तो ए और बी पॉइंट तो ये हो गया, अब क्या किया जाए, अभी नेमिंग की जाए। यहीं पर देखो कैसे नेमिंग करें। ये पॉइंट ए है, चलते जाओ चलते जाओ, तो बेटा ये पॉइंट भी क्या हो गया, ए ही हो गया ना। ये वाला आपका पॉइंट क्या है बेटा, बी, ये बी है तो ये भी क्या हो गया, बी। और कोई पॉइंट बचा तो नहीं, और कोई नोड बची तो नहीं ना, ठीक है। तो ए और बी, सर्किट को क्या करना है अब, रीड्रॉ। रीड्रॉ करने की टेक्निक सीखिए, पहली बार कुछ नई टेक्निक सीखेंगे। ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस क्या है, R1। ए पॉइंट को पकड़ो, बी पॉइंट को पकड़ो, और क्या ड्रॉ कर दो यार, R1 ड्रॉ कर दो।
अभी मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, ईमानदारी से जवाब देना, और वो कंफ्यूजन 100% मिलेगी आपकी। ए बी और ए के बीच में रेजिस्टेंस कितना है? R2। ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कितना है? R2। ए और बी के बीच में कितना है? R3। क्या ये जो मैंने रीड्रॉ किया है, ये समझ में आगे आगे कुछ बचा नहीं है कि R1 R2 R3 पैरेलल में है? मैंने आपसे कहा था कि आपके दिमाग में एक डाउट जरूर चल रही है। क्या डाउट चल रही है? क्या ईमानदारी से बताओ, डाउट चल रही है? क्या ऐसा तो नहीं चल रहा कि सर आपने तो जबरदस्ती पैरेलल में क्रिएट कर दिया इनको? क्या ये डाउट नहीं चल रही क्या मेरे दिमाग में कि सर ये तो आपने पैरेलल में कर दिया, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा था? मैंने कुछ नहीं किया। आपको ऐसे तो नहीं लगा सर ए और बी को ऐसे कनेक्ट किया तो ये तो सीरीज में हो गया, और आपने इसको ऊपर से कनेक्ट कर दिया तो पैरेलल में हो गया? ये डेफिनेशन ही नहीं थी सीरीज पैरेलल की। डेफिनेशन क्या थी पैरेलल की? दो कॉमन एंड्स के बीच में, और दो कॉमन एंड्स के बीच में मैंने जोड़ा है कि ओरिजिनल सर्किट ने जोड़ा है इनको? ओरिजिनल सर्किट ने। मैंने तो सिर्फ उसको क्या किया है? रीड्रॉ किया है। रीड्रॉ करने के बाद सोचना नहीं है कि वहां क्या था और यहाँ क्या है। रीड्रॉ करते टाइम ध्यान रखना है कि कोई गड़बड़ ना हो। R1 R2 R3 आपस में कैसे हैं? पैरेलल के अंदर। क्लियर है ये चीज? बोलो क्लियर है ये सारी चीज? ओके फाइन। चलें जरा आगे, कुछ यहां तक की क्लैरिटी है बिल्कुल सारी चीजें? ओके। ये तो देखो फटाफट से, अब ये ओम्स लॉ का, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का, शॉर्ट सर्किट के सब मिले जुले से क्वेश्चन आएंगे, सब मिले जुले से क्वेश्चन करेंगे हम लोग। कह रहे हैं कि इन द नेटवर्क फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क एंड आल्सो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स। ओके, करते हैं फटाफट। भैया इसका आर इक्विवेलेंट, इसने तो कोई पॉइंट दिया नहीं है। पॉइंट नहीं दिया तो आप देखो बैटरी कहां कनेक्टेड है? इन दो पॉइंट्स के बीच में। ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या है? सेम है, ये वाला और ये वाला। ये यानी कि आपको इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तीनों रेजिस्टेंसेस कैसे हैं? क्या सीरीज में या सेंड टू एंड कनेक्टेड है? आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? 3 और 2 5 और 5 10। क्या ये बात सही है? पक्की बात है? तो आई कैसे निकालो बेटा? आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई 10। कितना आ गया? 3 एम्पियर। मेरा एक क्वेश्चन आप सभी लोगों से, अगर मैं इस 5 ओम को बाद में और 2 ओम को पहले कनेक्ट कर दूं, तो क्या टोटल करंट पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। यानी कि पोजिशनिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये बात दिमाग में सेट कर लेना आप। अगर 3 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में, किसी को पहले और किसी को बाद में पुट कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार ये क्वेश्चन करता हूं फिर बताता हूं आपको। आई आ गया। पोटेंशियल ड्रॉप में कोई दिक्कत है क्या यार? V1। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट कितना है? ध्यान रखना, जैसे मैं कर रहा हूं वो अप्रोच इंपॉर्टेंट है। इसके अक्रॉस करंट कितना है? 3। इसका रेजिस्टेंस कितना है? 5। तो कितना ड्रॉप आया? 15 वोल्ट। V2, इसके अक्रॉस करंट कितना है? 3 एम्पियर, सीरीज में है तो सबके अक्रॉस करंट सेम है। और रेजिस्टेंस कितना है? 2, 6 वोल्ट। V3, V3 बताओ बेटा, करंट 3 और 3 कितना आया? 9। अच्छा मेरे कहीं से एक बार इन तीनों को जोड़ दो यार। जोड़ना? अरे आता है क्या जोड़? कितना आया? ये 30 वोल्ट कहीं दिख रहा है क्या डायग्राम में? क्या है ये 30 वोल्ट? बोलो। ये पोटेंशियल नहीं है, बैटरी है ये। बैटरी का ईएमएफ। यानी कि सर जितनी बैटरी आपने लगाई है, ये पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर, दिस इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इससे ज्यादा ड्रॉप और इससे कम ड्रॉप सर्किट में हो ही नहीं सकता। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आई कुछ बात समझ में? यही तो है सोर्स ऑफ एनर्जी, जो क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको इस सर्किट के अंदर? एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। इससे कम और इससे ज्यादा टोटल पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो सकता। क्लियर है ये चीज? अच्छा मैं जो अभी आपसे कह रहा था कि मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूंगा, वो बात ये है, वो बात क्या है कि वो बात ये है
1 ओम, 6 ओम, 3 ओम। और एक सर्किट मैंने ऐसे बना दिया बेटा, 6 ओम, 3 ओम, 1 ओम। इस 1 ओम को यहां पर बाद में लगाया और यहां पर पहले लगाया। दीज टू सर्किट्स आर, और लेटेस्ट से इनको बैटरी से भी कनेक्ट कर दो यार। क्या इन दोनों सर्किट्स के अंदर कोई अंतर पड़ेगा क्या? इस 1 ओम को बाद में लगाया और इस 1 ओम को पहले लगाया, बताओ, बोलो बेटा। नहीं, चलो आपसे और थोड़ा सा पूछते हो। आप कह रहे हो कि नहीं पड़ेगा, मतलब पता नहीं सही कह रहे हो कि गलत कह रहे हो, मैं आपसे कहता हूं। चलो ऐसा है, सुनो, ये बल्ब B1 है, अब और थोड़ा सा, ये बल्ब B2 है, और ये बल्ब क्या है, B3। मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया बेटा, और यहां से करंट आई आएगा। ये मेरा है, ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन 1 है, पहले टाइप का सर्किट है ये कंफ्यूजन रहती है, मैं सोचूं कि बाद में करवाने की बजाय इसको अभी क्लियर करते हैं। और ये बल्ब B1 है। अच्छा, एक बात और मान लो, ऑल दो एक क्वेश्चन भी है अपने आप में, तीनों आइडेंटिकल बल्ब हैं, है ना? ये जो तीनों बल्ब हैं बेटा आपके B1, B2 और B3, ये तीनों बल्ब आपके आइडेंटिकल हैं। और लेटेस्ट से कि किसी भी बल्ब से अगर करंट 3 एम्पियर से ज्यादा चला जाता है तो वो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, तो वो बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। मैं कहता हूं कि यार इस केस में करंट आ गया 4 एम्पियर, और इस केस में करंट आ गया 4 एम्पियर। पहले वाले केस में, सुनो मेरा सवाल सुनो, इस वाले केस में कौन सा बल्ब फ्यूज होगा और कौन कौन से बल्ब ग्लो करते रहेंगे? इस वाले केस में कौन से बल्ब ग्लो करेंगे और कौन से फ्यूज हो जाएंगे? इसका जवाब जरा सोच करके देना। सोचो भैया, सोचो। बताओ बताओ, गुड़ी आप बताओ। हाँ हाँ, B1 वाला फ्यूज हो जाएगा पहले केस में, और B2 B3 ग्लो करते रहेंगे। अच्छा, यहां पर B2 B3 फ्यूज हो जाएंगे, ग्लो करेंगे, और ये वाला, तो अगर आंसर अलग अलग आ रहा है तो आपने पिछले केस में कैसे कह दिया कि ये तो सेम करके? या तो मैंने बल्ब की जगह रेजिस्टेंस लगा दिए थे। एक्चुअल में आंसर जो भी आप बता रहे हैं सब गलत हैं। एक बात ये ध्यान रखना बच्चों, करंट हमेशा क्लोज्ड पाथ के अंदर फ्लो करता है। करंट ऑलवेज, करंट ऑलवेज फ्लो इन ए क्लोज्ड पाथ। हमेशा क्लोज्ड पाथ के अंदर फ्लो करेगा करंट तो आपका। सर्किट कंप्लीट नहीं है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल, आपने दीपावली के टाइम पे देखिए लाइटिंग लगाते, लड़ियां जिसको आप बोलते हो, तो उस लड़ी में अगर एक भी लड़ी खराब हो जाती है तो ऐसा होता है कि एक लड़ी तो खराब है, एक एक बल्ब तो खराब है और बाकी सब जल रहे हैं। ऐसा नहीं होता। एक वो बल्ब खराब होती, एक वो लड़ी खराब होती, क्या होगा, पूरी की पूरी बंद हो जाएगी। वो सबके सब सीरीज में जुड़े हुए हैं। इसलिए घरों में सीरीज कॉम्बिनेशन यूज नहीं करते, क्योंकि एक अप्लायंस खराब हो गया तो पूरी सप्लाई क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि सर्किट ब्रेक हो गया।
आई बात समझ में? यहां पर क्या हुआ भैया, 4 एम्पियर करंट आएगा, जरा ध्यान से समझना जो मैं बात बता रहा हूं। 4 एम्पियर करंट आएगा, ये दोनों आइडेंटिकल है, तो इसमें 2 एम्पियर और इसमें 2 एम्पियर ही करंट जाएगा हमेशा। इसमें 2 और इसमें 2 ही जाएगा, लेकिन इसमें कितना जाएगा? 4 एम्पियर। ये बल्ब क्या हो जाएगा? ये बल्ब क्या हो गया? फ्यूज। बल्ब फ्यूज होते ही सर्किट में ये सर्किट ओपन हो गया, करंट आगे जाएगा ही नहीं। ये तो फ्यूज हुआ और ये ग्लो ही नहीं करेंगे। अरे यार, ये करंट आगे पहुंचेगा क्या? क्यों नहीं पहुंचेगा? सर्किट ब्रेक हो गया यहीं पर। बल्ब फ्यूज होने का मतलब है कि सर्किट ही ब्रेक हो गया, तो यानी कि ये दोनों तो सेफ भी हैं और जलते भी रहेंगे। समझ में आ गई बात? अच्छा, जितना मर्जी करंट दे दूं, क्या B2 B3 इस केस में कभी फ्यूज हो पाएंगे क्या? कभी नहीं हो सकते, क्योंकि पहले, सबसे पहले तो कौन फ्यूज हो जाएगा? B1 ही फ्यूज हो जाएगा। इस केस में देखो, जब 4 एम्पियर करंट आया, तो अब ऐसे मत सोचना कि सर इसमें तो 2 आ गया, इसमें तो 2 आ गया, वो तो बाद में फ्यूज होगा। नहीं, इसमें करंट कितना जाएगा? 4 एम्पियर ही जाएगा। घरों में जब आप स्विच ऑन करते हो, तो ऐसे थोड़ी होता है कि पहले आराम से, पहले पंखा चलेगा, फिर धीरे धीरे जाके ट्यूबलाइट जलेगी, फिर दूसरा काम करेगा। सब के सब कैसे काम करते हैं? एक साथ काम करते हैं। ये पूरा एक सर्किट है। करंट इसमें ऑन करते ही 4 एम्पियर आएगा, 4 एम्पियर बर्दाश्त नहीं करेगा, फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज होते ही सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ये दोनों काम नहीं करेंगे। यानी इन बोथ द केसेस, एक्चुअल में चाहे उसको पहले लगाया चाहे इसको बाद में लगाया, सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या ये चीज समझ में आ पा रही है? ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ऑल्दो ऐसा क्वेश्चन और अभी पावर वाले टॉपिक में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रहे आपको। ये क्वेश्चन तो खैर हमने कर लिया कि ये इनको आगे लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लगता है कि यार ये तो सेफ हो गया, उसमें तो बाद में करंट जाएगा, बट ऐसा नहीं है। ओके, आप एक बात बताइए बच्चों, कह रहे कि इन द गिवन नेटवर्क फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क एंड आल्सो फाइंड करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टर। बैटरी तो इन 2 पॉइंट्स के बीच में लगाई हुई है। ये तीनों रेजिस्टेंस कैसे हैं? ये तीनों रेजिस्टेंस, ध्यान से, बहुत बेसिक से क्वेश्चन करवा रहा हूं एक एक, ये तो 10वीं क्लास में भी किया होगा आपने। ये तीनों पैरेलल में है। क्यों है पैरेलल में? क्योंकि सर 2 ओम वाला ए से शुरू हो रहा है और ये यहाँ बी पर खत्म हो रहा है, ये भी ए से शुरू हो रहा है, बी पे खत्म हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है, बी पर खत्म हो रहा है। तीनों पैरेलल में है। आपने ये बैटरी लगाई है 24 वोल्ट की, क्या रास्ते में कहीं और पोटेंशियल ड्रॉप है क्या? सारा का सारा 24 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप किसके अक्रॉस होगा? ए और बी के बीच में होगा। यहां भी 24 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप, यहां भी 24 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप, यहां भी 24 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप। सबके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या हुआ? सेम ही हुआ। ओके, सबके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम हो गया। ठीक है, तो अगर सबके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम हो गया, तो आपसे एक तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा था, बता दो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो 6 और 3 का इक्विवेलेंट 2 आता है, और 2 और 2 का 1 आता है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो बेटा यहां पर 1 आ गया आपका। ठीक है, करंट कैसे निकालूं? सर मुझे यार इसके अक्रॉस पोटेंशियल भी पता है और इसका रेजिस्टेंस भी पता है, तो इसके अक्रॉस करंट कितना आएगा? V डिवाइडेड बाय R। इसके अक्रॉस कितना करंट आएगा बेटा? V डिवाइडेड बाय इसका रेजिस्टेंस कितना है? 3, और यहां पर V डिवाइडेड बाय 2। बोलो क्लियर है क्या ये चीज? यानी कि अगर मुझे पोटेंशियल पता लग जाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, मैं उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दूंगा, वो करंट आ जाएगा। क्लियर है? तो ये जितना पार्ट हमने किया आपको बहुत अच्छे से करना है। कल की क्लास में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? न्यूमेरिकल्स होंगे। किस पर? जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस है उस पर, और जो सिमेट्रिकल वाले रेजिस्टेंसेस है वो भी हम कल की क्लास में कवर करेंगे, है ना। 2 अलग टाइप के जो सिमेट्रिकल केसेस का जो रेजिस्टेंस होते हैं, वी विल ट्राई टू कवर अप इन द नेक्स्ट क्लास। इतना पार्ट आप बहुत अच्छे से करिए। ठीक है, थैंक यू।